हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन। बट हम लोग इकोनॉमिक्स की नहीं, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज की अनलॉकिंग करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बार दीपक सर को और कार्तिक सर को इस चैनल को एक बार उठा के देखिए। आप लोगों को लाइफ टाइम, आप हो, आपके बच्चे हो, आपके बच्चों के बच्चे हो, कोई भी हो, लाइफ टाइम इस चैनल पर फ्री में वीडियोस पढ़ाई जाएगी। आप लोगों से एक भी पैसा चार्ज नहीं करा जाएगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ना हमारा कोई ऐप लॉन्च होगा। इसीलिए एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। फ्री ऑफ कॉस्ट 11 12 की कॉमर्स की सारी वीडियोस इस पर अपलोड होती है। ठीक क्लास, तो चलिए हम चालू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? हम लोग पढ़ रहे हैं वन शॉट के अंदर ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन खत्म करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला है द इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्या है? द इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, हम लोगों ने प्लानिंग करा, प्लानिंग के बाद हम एक जगह बनाएंगे जहां पर काम करा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा टास्क that need to accomplish the task become down into smaller management unit। मतलब एक बड़े काम को हम छोटे छोटे कामों में तोड़ेंगे। जैसे घर में हम लोग काम करते हैं और घर में हम काम बांट देते हैं, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, तो उस काम को हमने छोटे छोटे में डिवाइड कर दिया, तो वही चीज इसमें होगी। ठीक है, काम डिवाइड हो गया। काम डिवाइड होने के बाद हमने बोला कि जो नेक्स्ट ग्रुप टास्क इनटू लॉजिकल यूनिट, जो बड़ा टास्क है उसको हम छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट में तोड़ेंगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट बना देंगे। कस्टमर सपोर्ट, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन कस्टमर सपोर्ट होता है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। हमने ये 2 स्टेप कर दिए। ठीक है, और YouTube के इतिहास में पहली चैनल ऐसा है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग बोलोगे सर आप तो केवल और केवल इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। नहीं, इसके बाद लास्ट में ये देखो, लास्ट में ये देखो, हिंदी में आप लोगों के लिए है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं क्या है। कंटिन्यू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज होती है? सबसे पहले आफ्टर ग्रुप टास्क बांटने के बाद, ठीक है, ईच डिपार्टमेंट द क्लियरिफाइज एक्सपेक्टेशन। सब डिपार्टमेंट के को क्लियर कर दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। फाइनली यू एस्टैब्लिश क्लियर लाइन रिपोर्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। मतलब एक अकेला इंसान और डिपार्टमेंट क्या क्या काम करेगा वो पूरी तरीके से क्लियर कर दी जाती है। किसका क्या काम है वो डिसाइड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के? क्या है बेनिफिट? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में बोला जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसे फोकस करना है स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। जैसे मैं दीपक सर, मुझे पता है कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी पढ़ा सकता हूँ। कार्तिक सर को पता है कि वो क्या पढ़ा सकते हैं, वो अकाउंटेंसी पढ़ा सकते हो। तो स्पेशल टास्क में डिवाइड कर दिया, वही स्पेशलाइजेशन का मतलब ये कहलाता है। क्लियरिटी, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि किसका किससे रिलेशन होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका अच्छे तरीके से हम कैसे यूज करें वो कहलाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद मोर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? एडेप्टेशन, देखो क्या होता है, अ वॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्स क्विकली इफेक्टिवली चेंज मार्केट। मतलब ये जैसे ये है ना, ये मार्केट में कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को तुरंत क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा। उस चेंज को तुरंत क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा। वही क्या कहलाता है? हमारा एडेप्टेबिलिटी कहलाता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर कर देना है कि कार्तिक तुम ये पढ़ाओगे, दीपक सर तुम ये पढ़ाओगे, तो वो पूरी तरीके से हमने उसकी अकाउंटेबिलिटी कर दी। कोर्स कंप्लीट के नहीं हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, कोर्स अकाउंट्स का क्यों नहीं हुआ कंप्लीट तो वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हमें टाइम टाइम पर, जैसे मान लो अब हमने ये सारे
इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी हम दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया। किसी को मैथ में के लिए लेकर आना है, कोई नया इंसान है आ रहा है पढ़ाने के लिए तो हेजिटेट होगा, हम उसे क्या करेंगे, हम उसे मोटिवेट करेंगे। तो भैया क्या, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, देखो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, आप लोगों से हम लोगों को क्या मिल देंगे, रोजगार देंगे। कैसे? हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, सबको पता है ना। हमने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, हमने एक छोटा सा सपना देखा है कि हम लोग काम करने वाले नहीं, काम देने वाले बनेंगे। इसीलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर होगा तो ये हमारी यूट्यूब वीडियो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, सबको क्या देंगे, हम रोजगार देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूड बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हमारे और बेनिफिट्स क्या है? ग्रोथ और एक्सपेक्टेशन, सबको पता है। आप लोग हमें आगे बढ़ाओगे तो हम ग्रोथ के लिए तो ही काम कर रहे हैं, हम एक अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ करने के लिए ही तो काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर उसके बाद व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द फॉर्मल फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन आउटलाइन द रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। मतलब देखो, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से, इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से रोल डिवाइड कर दिया जाएगा कि ये काम करेगा। ठीक है, ठीक है, रोल डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो गई, रिलेशन डिवाइड हो गया, इंडिविजुअल बिटवीन डिपार्टमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन होगा वो डिवाइड हो गया, है ना। फिर उसके बाद द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों है? सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जैसे हमने कोई प्लानिंग करी, ठीक है, हमने कोई क्या करी, प्लानिंग करी, और इस प्लानिंग में ठीक है, हमने क्या करी, हमने प्लानिंग करी। प्लानिंग करने के बाद हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहां पर काम करा जाएगा हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें जो लोग आपस में है काम करने वाले, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा। तो वही है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंश्योरिंग एवरीवन वर्किंग टुवर्ड द शेयर गोल। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल प्राप्ति के लिए, हमारा यूट्यूब चैनल है, इस हमारा गोल क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, आगे बढ़ाना। एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग काम करेंगे, ज्यादा ज्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, हमें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, लोगों को काम देना पड़ेगा उसको पूरी तरीके से अकाउंट, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस तरीके से काम करो, पूरी हमने छूट दे दी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग इंश्योरिंग द पीपल राइट पर्सन। मतलब एक डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए, सही जगह सही इंसान लगा हुआ होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद बेनिफिट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैंने बताया एफिशिएंसी, अच्छे से काम होना चाहिए। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब देखो मेरे और बिट्टू के बीच में, बिट्टू मतलब छोटा भाई है मेरा कार्तिक, उसके बीच में हमारा कम्युनिकेशन ही खराब हो गया तो क्या होगा, काम अच्छा से नहीं हो पाएगा। मोटिवेशन, हमें टाइम टाइम पर एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मारते, हम डेली वीडियो डालते हैं, है ना। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सच बात है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानते, हम लोग डेली चैनल पर वीडियो का अपलोड करते हैं। क्यों, क्या पता कौन सा दिन हमारे लिए अच्छा हो। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से हम विनती करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर है क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिएट करना, डिफाइन गोल। मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, अभी देखो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सबका गोल अलग अलग होगा, है ना। तो वैसे ही क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गोल अलग है, इन लोगों का गोल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो सेम होता है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए हम लोग वर्क को एनालाइज करते हैं, डिजाइन स्ट्रक्चर करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किस तरीके से काम होगा, बेटर काम कैसे हो सकता है ना, अच्छे तरीके से काम कैसे हो सकता है, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपैरेटिव एनालाइज, हमें ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का किस तरीके से क्या हम कंपैरेटिव एनालाइज कर रहे हैं ना, हमने गोल के बारे में पढ़ा। फिर अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, हमने डिपार्टमेंट को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। पर्सनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज अराउंड स्पेसिफिक फंक्शन और डिपार्टमेंट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्पेसिफिक फंक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, वही फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइट हैव सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर इंजीनियरिंग का, प्रोडक्शन का, मतलब एक कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट। तो हमारा क्या है, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल, तो हमारा डिपार्टमेंट वीडियो बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, एडिटिंग करने वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये क्या है, हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो जिस चीज में स्पेशल है हम वो काम देंगे तो वो काम अच्छे से कर सकता है। मान लो मेरे को पढ़ाना आता है, एडिट करना नहीं आता, और सच में नहीं आता, दीपक सर ने कभी भी कंप्यूटर नहीं सीखा चलाना, नहीं आता, तो मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब देखो क्लियर लाइन अथॉरिटी एंड कम्युनिकेबल फैसिलिटी, बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, मतलब एक अकेला इंसान, अब इसने क्या कर दिया, अपने काम डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर से सब कुछ देख सकता है कि कौन सही काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। इस एफिशिएंसी, अगर कोई इस स्पेशल पर्सन अपन जिस चीज में वो फील्ड में इस एक्सपर्ट है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो क्या करेगा, अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। मोर एडवांटेज और अवॉइड डुप्लीकेशन, सेंट्रलाइज फंक्शन प्रिवेंट द डुप्लीकेशन एफर्ट द ऑप्टिमाइज, मतलब डुप्लीसिटी का मतलब वेस्टेज को अवॉइड करा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, गोल जल्दी अचीव करने के लिए काम करा जाता है ना। प्रॉपर अटेंशन, पूरी अटेंशन तरीके से काम करा जाएगा। एक अकेला इंसान है, एक अकेला इंसान है, वही सब कुछ, मैं ही सब कुछ पढ़ाने लग जाऊं तो अटेंशन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैंने डिवाइड कर दिया काम कि ये करेगा तो क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा ना। फिर एज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन बी टेलर्ड द स्पेसिफिक फंक्शन इंप्रूव द एम्प्लॉय। अब देखो कोई एक स्पेशल चीज के लिए ही ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो वो इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी ना। फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या होते हैं, हमें देखना चैलेंजेस फंक्शनल के अंदर। फंक्शनल एम्पायर, डिपार्टमेंट हेड मे बिकम ओवरली फोकस देयर ओन फंक्शन लीडिंग द सॉइल्स एंड हैंडलिंग द कोलैबोरेशन। वो क्या करता है, जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट होता है ना, जो सबसे ऊपर बैठा होता है, वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, और जो कोलैबोरेशन होता है वो बेकार हो जाता है, कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, डिफिकल्टी कम्युनिकेशन। अब ये देखो है ना, ये मैनेजर है, ये इनको डांट रहा है, तो दिक्कत हो गई ना, समझ में आ गया। ये यहाँ पर जूम मीटिंग चल रही है, मीटिंग में वो डांट रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, बेकार हो गया। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, मेरे भाई का इंटरेस्ट अलग है, वो चाहता है कि बस मेरे अकाउंट की वीडियो चले, मैं चाहूंगा कि मेरी, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम दोनों भाई एक है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद मोर चैलेंजेस और क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, एक बार जो स्ट्रक्चर चेंज बना दिया, प्रोग्राम बना दिया, उसे चेंज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अकाउंटेबिलिटी, अब हमने जो किसी को काम दे दिया, उसकी जवाबदेही क्या सेट करी जाए, अगर काम पूरा नहीं हो पाया वो किस तरीके से जवाब देगा, ये डिसाइड करने में ही हमारा बड़ा डिफिकल्टी होता है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिविजनल स्ट्रक्चर। फिर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिविजनल, अभी हमने पढ़ा फंक्शनल, अब आता है डिविजनल। प्रोडक्ट के अनुसार डिवाइड कर दिया। एक कंपनी है, ये देखो कंपनी है, इसने क्या करा, प्रोडक्ट के अनुसार डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन सच एज कार मैन्युफैक्चर विद द डिवीजन सैंड्स एसयूवी और ट्रक, मतलब सब अलग अलग काम कर रहे हैं ना। फिर ज्योग्राफिक डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन रीजनल सच एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यहाँ पर जो जो सामान यहाँ पर मिलता होगा उसके हिसाब से कंपनी होगी। ठीक, फिर कस्टमर बेस्ड, कस्टमर के अनुसार डिवाइड करना, कस्टमर क्या चाहता है, बैंकिंग हो गया, कमर्शियल बैंकिंग हो गया, तो वो किस तरीके से कस्टमर चाहता है इसके ऊपर ध्यान देना, है ना। फिर उसके बाद की बेनिफिट्स डिविजनल स्ट्रक्चर, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब डिविजनल अगर स्ट्रक्चर कर दिया, डिविजनल देखो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्या करा, फंक्शन को डिवाइड करा, फंक्शन को डिवाइड करने के बाद आता है उसमें भी डिविजनल, छोटे छोटे और टुकड़ों में बांटना, वो क्या कहलाता है, हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें क्या हुआ, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन, इसमें और ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगा,
ठीक है, इसमें और ज्यादा क्या होगा, जैसे मान लो मैंने क्या करा, हमने कॉमर्स का डिवाइड सेक्शन ले लिया, किसी को हमने आर्ट्स का सेक्शन दे दिया, किसी को हमने साइंस का सेक्शन दे दिया, फिर हमने क्या करा उसमें भी डिवाइड कर दिया कि ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा। उसके बाद भी और डिवाइड हो गया कि इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स दीपक सर पढ़ाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पढ़ाएंगे, तो ऐसे और डिवाइड कर दिया, वो कहलाता है और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अकाउंटेबिलिटी इसमें आसानी से सेट हो जाती है, परफॉर्मेंस, सेंस, ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब परफॉर्मेंस के बिहाफ पर कौन क्या काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उसके ऊपर डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे पाई जाएगी, ये देखो कि डिविजनल स्ट्रक्चर अलो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट चेंज, जैसे जैसे मार्केट में चेंज हो रहा है तो वैसे वैसे हम खुद को चेंज कर सकते हैं। एक्सपेंशन और ग्रोथ, डिविजनल करने से क्या होगा, जो एक अच्छा वर्कर होगा उसी काम में लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, वो ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट चल रहा है, वन शॉट, तबाही तबाही तबाही, वन शॉट, आ गया क्या आ गया, वन शॉट आ गया, देखो देखो देखो, आया शेर आया। ठीक है, तो देखो चूजिंग द राइट स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिजनेस डिपेंड द फैक्टर इंडस्ट्री साइज ग्रोथ प्लान और केयरफुली, मतलब हम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, जो हम संगठन बनाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा कितना है, हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, हम सब कुछ ध्यान में बारीकी से ध्यान में रखकर मैक्सिमम एफिशिएंसी लगाकर तब हम लोग सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो होता है कि जहां पर जो हमने प्लानिंग करी उस प्लानिंग को कहां पर हम लागू करेंगे, जो हमने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को हम कहां पर लागू करेंगे, किस तरीके से काम करवाएंगे, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स, जो हमने डिवीजन करा उसके ड्रॉबैक क्या होंगे, डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब जो हमने डिपार्टमेंट डिवाइड करे या आपस में लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। इंक्रीज कॉस्ट, जितने ज्यादा हम डिपार्टमेंट बांटेंगे हमारे खर्चे भी क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। नेग्लेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब देखो हमने डिपार्टमेंट बांटा, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, साइंस का डिपार्टमेंट, आर्ट का डिपार्टमेंट, तो कॉमर्स वाले सोचेंगे कॉमर्स की वीडियो चल जाए, आर्ट्स वाले सोचेंगे आर्ट्स की वीडियो चल जाए, साइंस वाले सोचेंगे साइंस की वीडियो चल जाए, तो क्या होगा, ये हमारा नेग्लेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब अपना अपना देख रहे हैं, लेकिन किसी ने अनलॉक इकोनॉमिक्स के चैनल को नहीं देखा, अनलॉक इकोनॉमिक्स के चैनल को नहीं देखा कि एक अगर चैनल बढ़ गया तो सब बढ़ जाएंगे, है ना। फिर फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शन वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब एक तो था फंक्शनल, फंक्शन के अनुसार, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय बेस्ड स्पेशलाइजेशन फंक्शन लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन। जो फंक्शनल होता है ये एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिवाइड होता है, लेकिन जो डिविजनल होता है ये ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, सेगमेंट हो गया, क्रिएटिंग सेपरेट बिजनेस हो गया, तो ये क्या होता है, हमारा अलग अलग काम होता है। समझ में आ गया। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है, इसमें ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी करी जाती है। ठीक है, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, मतलब ऑफिशियल तरीके से इस्टेब्लिश करा जाता है, आएंगे काम करेंगे इस कंपनी के अंदर, वो सब क्या होता है, हमारे फॉर्मल होते हैं। जो इनफॉर्मल होता है वो खुद ब खुद डिसाइड होता है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक कंपनी ने एक रूल और रेगुलेशन के द्वारा डिसाइड कर रखा है उसमें रूल और रेगुलेशन होता है। इनफॉर्मल के अंदर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, लंच के टाइम पर क्या हुआ, आपस में मिल गए, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, एक तरीके से। ठीक है, इसमें लाभ कमाने के लिए, एफिशिएंसी के लिए काम करा जाता है। इसमें क्या होगा,
इसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, इसमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें रूल और रेगुलेशन होता है, इसमें ट्रस्ट होता है, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलते हैं, इसमें फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी भी डिफाइन करी जाती है कौन क्या करेगा, और यूनिटी ऑफ कमांड होती है। इसके अंदर जो मालिक ने बोल दिया वो करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा? एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज क्या है? ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, मतलब जो उद्देश्य था एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीवमेंट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबल है, इसमें लचीलापन नहीं पाया जाता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है? डिले एक्शन, काम करने में देरी हो सकती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दोनों आपस में लड़ सकते हैं। ह्यूमन एलिमेंट नेग्लेक्ट, सामाजिक चीजों को कॉन्फ्लिक्ट कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें बस लाभ कमाने के लिए ही काम करा जाएगा, ठीक है। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? इसका कोई जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है? अलग होता है। नेचुरली सोशल इंटरेक्शन, मतलब अपने आप ही आ जाता है, सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? स्पॉन्टेनियस एमरजेंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज द ओरिजिनिकली विदाउट फॉर्मल प्लानिंग, इसमें कोई प्लानिंग नहीं करी जाती। सोशल इंटरेक्शन होता है, सामाजिक चीजें होती है इसके अंदर। इन्फ्लुएंस फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इम्पैक्ट, मतलब ये जो है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इसमें जो है ना बहुत तेजी से कम्युनिकेशन होता है, फास्टर। सोशल नीड फुलफिलमेंट, समाज में जो एक दूसरे की दिक्कतें होती है वो आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सपोर्ट, अब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें होती है वही आपस में क्या करी जाती है? बातें करी जाती है, ठीक है। एडवांटेज हो गया। आगे फिर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, इनफॉर्मल की। हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटीफॉल्स, मतलब जो है इसके डिसएडवांटेज, शैडोज एंड पैटफॉल्स, मतलब क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला रूमर्स, बहुत ज्यादा रूमर्स फैल जाता है, अफवाह फैल जाते हैं। रेजिडेंस टू चेंज इन्फॉर्मल हिंडर एडेप्टेशन न्यू पॉलिसी और प्रोसीड्यूर, मतलब ये नई पॉलिसी आपस में क्या कर लेते हैं? मिलजुल कर अपने में ही बात कर लेंगे। ग्रुप थिंक, कई बार क्या होता है ये ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को छोड़कर आपस में मिलजुल कर ही कोई अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चले जाते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, टू साइड द कॉइन, फॉर्मल और मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। जो फॉर्मल है इसमें रूल और रेगुलेशन चलता है, इनफॉर्मल में अच्छा रिलेशनशिप होता है, इसमें कोई अनरिटन नॉर्म्स, कोई लिखित तो चीज नहीं होती, सोशल इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी द प्रोसेस असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी सबऑर्डिनेट द, मतलब इसने क्या करा, इस लड़की ने इसको कोई काम सौंप दिया, जब काम सौंपा जाएगा तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई, तुम्हें काम करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और इसको क्या बोल दिया कि अगर ये काम नहीं हुआ तो इसकी तुम्हें जवाबदेही होगी, तो मतलब उसे क्या बोलते हैं हम? अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखो कितनी अच्छी लड़की की फोटो है, वही ये देखो डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी आ गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू मेक डिसीजन,
तुम्हारे पास पूरी पावर है काम करने की, अथॉरिटी दे दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो तुम्हारा काम दिया गया है वो पूरा होना चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी, अगर काम नहीं हुआ तो आंसर भी तुम्हें ही देना पड़ेगा कि तुमने काम क्यों नहीं करा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले काम बांटा जाएगा, पूरी पावर दी जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कैसे काम करा जाएगा। काम नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही भी तय करी जाएगी, काम नहीं होगा तो क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। समझ में आया, इसे बोलेंगे हम अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद द पावर ऑफ डेलीगेशन, बेनिफिट फॉर लैंडर्स एंड टीम। डेलीगेशन की पावर क्या होती है? अब देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट, जब ये अथॉरिटी दे दी तो क्या होगा, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हुआ। एम्प्लॉय का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब जैसे मान लो कोई नया खिलाड़ी आया इकोनॉमिक्स में, मैं अभी तो चलो मैं 16 साल का हूं, कोई नया खिलाड़ी आया इकोनॉमिक्स में, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दीपक सर आपकी एज क्या है? दीपक सर की एज स्वीट 16 है। क्या है? तो स्वीट 16, देखो होना स्वीट, ठीक है, तो स्वीट 16 है। अब कोई नया खिलाड़ी आएगा मार्केट में मेरे से 20 साल बाद पढ़ाने के लिए, तो मेरे को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उसे पढ़ाने के लिए देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। उससे होगा क्या, इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अच्छा होता है, मेरे बदले का काम वो कर रहा है, तो मैं अब मैनेजमेंट की चीजें देखूंगा, उसका डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आएगा ना ये काम करने का, कि दीपक सर ने मुझे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, है ना। ठीक है, डेलीगेशन ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस, ये जो इससे क्या होगा, बहुत तेजी से ग्रोथ हो जाता है। फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है ना, अब देखो मैं मैनेज करने लग गया तो मेरे दिमाग में और मैनेजमेंट की स्किल आएगी। इनहेंस कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को भी अब इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि लोग जो है ना, अरे दीपक सर ने मुझे ये काम दे दिया, मैं बहुत अच्छे से करूंगा, ऐसे सोचते हैं, है ना। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, बैलेंसिंग ओवर एंड कंट्रोल। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग कॉन्सर्न एट द टॉप, सिर्फ एक ही इंसान अगर डिसीजन मेकिंग लेता है तो वो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डिस्पायर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग सभी लोगों के साथ मिलकर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। केवल एक ही इंसान लेता है तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रलाइजेशन। सिर्फ मैंने बोला कि ये काम होगा यूट्यूब पर, सेंट्रलाइजेशन। सब लोगों ने आपस में मिलकर सलाह मशवरा करा और फिर एक राय निकल कर आई, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन सबऑर्डिनेट फॉस्टर फ्यूचर एंड लैंडर। अब देखो मतलब, इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन की बेनिफिट्स, एम्प्लॉय इनिशिएटिव, एम्प्लॉय के अंदर विकास होगा कि हाँ अरे दीपक सर ने हमसे भी पूछा। फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। और फास्टर डिसीजन, बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से हो जाएगा, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या है, रिलीफ होगा, अब सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल कर सकता हूं अच्छे से, है ना, क्योंकि मैंने और दूसरे काम से छुटकारा पा लिया, अब मैं सिर्फ कंट्रोल पर ध्यान दूंगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेलीगेशन है इसमें असाइन टास्क अथॉरिटी अदर द पर्सन स्पेसिफिक पर्पस, मैनेजर असाइन वर्क टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को स्पेशल पर्पस के थ्रू बांट देना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अवे फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी, लोअर लेवल। इसमें जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है ना, वो लोअर लेवल के बीच में बांटी जाती है। इसमें काम बांटा जाता है स्पेशल चीज के लिए, और इस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर को लोअर लेवलों के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, डिफरेंस पता लगा। तो यहां तक हमारा इंग्लिश में खत्म हो गया। समझा है तो देखो, मैंने हिंदी में ही है, बोला तो हिंदी में ही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए, बस मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। आप लोग सोचते हो कि सर जी थोड़ी थोड़ी देर पर पीछे के, मैं देखता हूं कि कोई है नहीं ना यहाँ पर, तो वीडियो कहीं रुक तो नहीं गई। ठीक है, इसीलिए अब आगे देखते हैं, है ना। अब आता है हिंदी में हमारा। देखो संगठन का महत्व,
हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, संगठन की जो प्लानिंग के बाद जहां पर काम करा जाएगा पैसे कमाने के लिए, गोल जो प्लानिंग में गोल जो डिसाइड हुआ है वो प्राप्त करने के लिए जो काम करा जाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। संगठन के सबसे पहले क्या काम होगा, पहला कदम कार्य को परिभाषित करना, कौन क्या काम करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि उन्हें छोटी प्रबंधीय इकाइयों में विभाजित करना, सबसे पहला काम यही होता है, सबसे पहले उन्हें डिवाइड करा जाएगा। इसके बाद कार्यों को समूह में डिवाइड करके फंक्शन, उत्पादन, ग्राहक के आधारित पर उसे विभागीय बनाकर टीम में बांटा जाएगा, है ना। मतलब संगठन, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करा तो क्या होगा, हम क्या क्या काम करेंगे वो बताया, काम को फिर बांट दिया, ठीक है। फिर बांटने के बाद विभागीय कार्यों को सामूहिकृत करने के बाद आप प्रत्येक विभाग के व्यक्तियों को विशिष्ट जिम्मेदारी देंगे, हमने जिम्मेदारी सौंप दी। फिर उसके बाद हम रिपोर्टिंग स्थापित करेंगे, कौन कैसा काम कर रहा है, जवाबदेही तय करेंगे, उसको अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे। मतलब काम पता करना क्या करना है, काम बांट दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, फिर उसके बाद हम उससे पूछेंगे काम हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक व्यवस्थित प्रणाली है, संगठन का एक लाभ है विशेषज्ञता, जो विशेष चीजें हैं उसमें आगे बढ़ाना। स्पष्टता, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट है कौन क्या काम करेगा। इष्टतम उपयोग, मतलब जो हमारे पास संसाधन उनका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें यूज करना है, ठीक है। संगठन के लाभ, अनुकूलन क्षमता, सही तरीके से काम होता है। प्रभावी प्रशासन, कंट्रोल बहुत अच्छे से होगा। कर्मचारी का विकास, जब मैंने काम बांट दिया तो जो जिस चीज में एक्सपर्ट होगा वही काम करेगा, तो कर्मचारी का क्या हो गया, विकास हो गया। देखो यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होता है इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई चीज इंग्लिश में नहीं आती समझ में तो बच्चों को हिंदी में आ जाती है, हिंदी में नहीं आती तो इंग्लिश में आ जाती है। बट मैंने अलग से सेपरेट तरीके से वीडियो बनाई है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और लाभ क्या है, विकास का और विस्तार होगा। संगठन को हम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाते हैं, हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं ग्रुप में, ठीक है। हम काम डिवाइड कर करके करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, विकास के लिए, लाभ के लिए। फिर संरचना क्या है, ये परिभाषित करती है व्यक्ति के विभाग की भूमिका, जिम्मेदारियां तय करती है। मतलब एक संगठन जो है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों की भूमिका तय करती है कि कौन क्या काम करेगा। समन्वय, जो एक संगठन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंपनी है, उसका काम क्या होता है, समन्वय करना, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, जवाबदेही तय करना कि काम हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और निर्णय लेना। निर्णय लिया जाता है संगठन के अंदर। लाभ क्या है, क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। मैं अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, लोगों से काम करवाऊंगा तो एक कंपनी की क्षमता बढ़ेगी। संचार, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। प्रेरणा, मैं मोटिवेट कर सकता हूं लोगों को। संगठन संरचना का निर्माण, संगठन संरचना का निर्माण कैसे होगा, देखो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना कि हमें क्या काम करना है, कार्य का विश्लेषण, कैसे काम करना है, डिजाइन करना, किस तरीके से काम करना है ना। फिर उसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण है, यह बताना है। देखो परिभाषा क्या है, कार्यात्मक संरचना को समझना। कार्यात्मक संरचना किसी संगठन को विशेष कार्य विभागों जैसे विपणन, मतलब एक स्पेशल काम को डिवाइड करना, वो क्या कहलाता है, कार्यात्मक संरचनाओं को कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमने बोला था फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये कार्यात्मक संरचना है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कार्यात्मक संरचना, ठीक है। जैसे एक विनिर्माण कंपनी है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र अलग कर दिया, उत्पादन का क्षेत्र, कॉस्ट का क्षेत्र सब अलग कर दिया, ठीक है। मतलब सीधा सीधा फंक्शन, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, उसने क्या करा, स्पेशल चीजों के लिए काम डिवाइड कर दे कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका लाभ क्या हुआ, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उससे विशेषज्ञता आ गई, स्पेशलाइजेशन हो गया। नियंत्रण और समन्वय, अब एक जो ऊपर बैठा हुआ है जिसने काम को डिवाइड करा, मैंने काम को डिवाइड कर दिया, कॉमर्स में, आर्ट्स में और साइंस में डिवाइड कर दिया। अब मैं कंट्रोल बहुत अच्छे से करूंगा,
दक्षता, इसमें क्या होगा, बेहतर सुविधा मिलेगी, ज्यादा ज्यादा उत्पादन में योगदान होगा, है ना। फिर कार्यात्मक संरचनाओं के अधिक लाभ, उचित ध्यान दिया जाएगा, नकल से बची जाएगी, प्रशिक्षण पर आसानी होगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। कार्यात्मक संरचनाओं की चुनौती क्या होती है, मतलब सीमाएं क्या है, चुनौती क्या है। सबसे पहला, विभाग प्रमुख स्वयं के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। अब में जो मालिक है वो मैनेजमेंट के कार्य पर ध्यान देगा, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देगा। समन्वय कठिनाई, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है, हितों का अभाव, मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं कर रहा, तो आपस में लड़ सकते हैं, टकरा सकते हैं। कार्यात्मक संरचना की अधिक चुनौती और क्या है, दृढ़ता। ठीक है, मतलब बाजार में परिवर्तन हो गया, चीजें बेकार हो सकती है। जवाबदेही में कठिनाई, अब किसी ने काम नहीं करा तो उसकी जवाबदेही में कठिनाई। मान लो मैं अकेला इंसान हूं, मैंने आपस में क्या करा, साइंस कॉमर्स आर्ट में डिवाइड करा, वो लोग काम भी तो नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम है ना। फिर उसके बाद प्रभागीय संरचनाओं को समझना, मतलब इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, 3 भाग में डिवाइड करा, अब तीनों ने अलग अलग डिवाइड कर दिया। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, मैथ, ठीक है। आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब अलग अलग डिवाइड कर दिया, वो क्या होगा, डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, उत्पादक की विशेषज्ञता, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है पढ़ाने में, वही हो गया। जवाबदेही, अब इकोनॉमिक्स का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स वाले टीचर जवाब देंगे। फ्लेक्सिबिलिटी को बोलते हैं लोचशीलता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, बदलाव भी हो सकता है। विस्तार और विकास, अब देखो क्या हुआ, सबको अलग अलग काम दे दिया एक एक सब्जेक्ट का, अब हमारा यूट्यूब चैनल क्या हो जाएगा, और ज्यादा ग्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद व्यवसाय का हमें चयन करना पड़ेगा। हमें एक संगठन बनाने के लिए व्यवसाय का जो हमने चयन करा वो किस तरीके से करते हैं, ये देखो कि हमारे पास क्या क्या, कैसा आकार है, कितनी बड़ी हम कंपनी के आकार पर, संरचना, उद्योग किस तरीके से काम करना है, पैसा कितना है, जगह कौन सी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विभागीय संरचना की कमी, संभागीय संरचना की कमी। देखो क्या होता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बढ़ती हुई लागत होती है, संगठन हितों की उपेक्षा होती है। मतलब जो संगठन के जो हैं, ठीक है, मतलब जो ऑनर है उसने जो गोल डिसाइड करा है उस पर तो ध्यान दिया जाएगा, लेकिन बाकी के लोग क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं। कार्यात्मक बनाम विभागीय संरचना, कार्यात्मक क्या है, विपणन, वित्त और परिचालन जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए काम करा जाता है। और संभागीय, मतलब इसे हम संभागीय या विभागीय उपक्रम भी बोल सकते हैं, विभागीय। ठीक है, जब किसी स्पेशल चीज के लिए करा जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, कर्मचारियों के ग्रुप के अनुसार करा जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन वो होते हैं जो रूल और रेगुलेशन से स्थापित होते हैं। अनौपचारिक क्या होते हैं, जो समाज के हितों, समाज की चीजों को ध्यान में रखकर अपने आप स्थापित हो जाते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषता, औपचारिक के अंदर निश्चित जिम्मेदारी दी जाती है, तुम्हें क्या करना है, पूरी तरीके से करते हुए होता है, कौन क्या काम करेगा, आदेश की समान तो जो कंपनी ने बोल दिया वही काम करना पड़ेगा। और क्या है, उद्देश्य की उपलब्धि, स्थिरता, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। नुकसान क्या है, काम करने में कठिनाई हो सकती है, देरी हो सकती है, पहल का अभाव, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे की पहल नहीं हो सकती। मानवीय तत्व की उपेक्षा, मतलब क्या होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लग जाएंगे। और अनौपचारिक क्या होता है, जिसमें कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता, जो समाज के हित के लिए काम करा जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, स्फूर्ति, वो मतलब इसमें ताजगी भरा एहसास होता है, सामाजिक संपर्क, समाज के लिए काम करा जाता है। और औपचारिक संरचना पर प्रभाव, मतलब अगर लंच का टाइम नहीं होगा तो कंपनी पर प्रभाव पड़ेगा ना, इसीलिए लंच का टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, बहुत तेजी से इसमें संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है,
सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करी जाती है और संगठनात्मक उद्देश्य का समर्थन होता है। मतलब अगर लंच कराया गया तो इसमें भी बात कौन सी करी जाती है, स्कूल के बारे में तो बात करी जाती है। अनौपचारिक औपचारिक संगठन को यही बता रहे हैं हम। औपचारिक संगठन की नुकसान क्या है, नुकसान में यह है अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है। जो अनौपचारिक है, लंच के टाइम पर देखो रूमर्स कितनी जल्दी फैल जाते हैं। परिवर्तन का विरोध, अगर मान लो स्कूल में या मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में कोई चेंज हो रखा होता है तो टीचर आपस में उसका विरोध करने लग जाते हैं। सामूहिक विचार, सब आपस में एक विचार कर लेंगे और किसी टीचर के खिलाफ जा सकते हैं। औपचारिक बनाओ, औपचारिक एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कंपनी के अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होना चाहिए। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, हेड और टेल। मतलब इसका नियम और कानून होता है, इसका कोई नियम कानून नहीं होता। अधिकार और हस्तांतरण, टीम का सशक्त बनाना। अब देखो अधिकार और हस्तांतरण, एक मालिक है ना, उसने काम को डिवाइड करा, अधिकार को भी हस्तांतरण करा जाएगा, जिससे क्या होगा, जिसको काम दिया गया उसके अंदर मोटिवेशन होगा कि और ये मेरे को तो ये काम दे दिया तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है। अधिकार का मतलब शक्ति देना, काम क्या करना है, जिम्मेदारी सौंप देना, फिर उसके बाद अगर काम नहीं हुआ तो जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। ठीक है। प्रतिनिधि मंडल की शक्ति और नेताओं की टीम के लिए लाभ। देखो अब देखो इससे क्या हुआ, इतने सारी चीज करेगा, डिवाइड करा गया, बहुत सारी चीज करेगा, इससे क्या होगा, प्रभावी प्रबंधन। जो मैनेजमेंट है उसका प्रभाव, उसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट कहलाएगा, वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। कर्मचारी को क्या होगा, विकास होगा। अब मैंने क्या करा, मैंने काम छोड़कर किसी और को पढ़ाने के लिए दे दिया, उसका विकास होगा ना। कर्मचारी को परिणाम मोटिवेशन, अरे मेरे को तो ये काम दे दिया। फिर विकास की सुविधा, इससे क्या होगा, कंपनी का विकास बहुत तेजी से होता है, प्रबंध का आधार बढ़ता है, मैनेजमेंट स्किल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है, अच्छा होता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है निर्णय लेने का शीर्ष केंद्र, मतलब केंद्रीकरण का मतलब सिर्फ एक ही इंसान निर्णय लेगा, और विकेंद्रीकरण का मतलब अब उसने अपनी शक्तियों को डिवाइड कर दिया, अब सब मिलकर निर्णय लेंगे। फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण, अधीनों को सशक्त बनाना और प्रभावी नेता को बढ़ावा देना। अगर विकेंद्रीकरण है तो इससे क्या होगा, कर्मचारियों को पहल होता है। अब देखो मैंने किसी को काम दे दिया, उससे मैंने कुछ पूछा, अरे कार्तिक ये बता दे, उससे अगर दीपक सर ने मुझसे ये पूछा तो वो और खुश होगा, है ना। भविष्य के नेता, मतलब अगर हम उसे काम करने के लिए दे रहे हैं, मैनेजमेंट की स्किल सिखा रहे हैं, तो वो बाद में क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में मैनेजमेंट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तेजी से निर्णय, सब मिलजुल कर काम करेंगे तो निर्णय क्या होगा, तेजी से होगा। फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का संपूर्ण संगठन के लिए लाभ। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, शीर्ष प्रबंधन को राहत, ऊपर जो सबसे ऊपर है उसे क्या होगा, राहत मिल जाएगी। संगठन का क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, विकास होगा। प्रभावी नियंत्रण होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्या हो सकता है वो नहीं। अब मान लो मैंने सारे काम बांट दिए लोगों को, तो अब मैं सिर्फ किस पर फोकस करूंगा, कंट्रोलिंग पर फोकस करूंगा ना। और फिर लास्ट आता है हमारा प्रत्यारोजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर। देखो प्रतिनिधि मंडल, जो देखो प्रत्यारोजन का मतलब होता है डिपार्टमेंटल, मतलब इसमें काम के आधार पर हमने डिवाइड करा, इसमें जो हमने काम दिया उसकी हमने शक्तियां बांट दी। समझ में आया। विकेंद्रीकरण के अंदर शक्तियां बांटी जाती है, इसमें काम बांटे जाते हैं। ठीक है क्लास, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को कवर करा है। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।